जाने माने जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, राइटर, कई बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम करते हुए इनके अद्भुत काम के परिणाम स्वरूप इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 2017 में रेड इंक अवार्ड फ्रॉम मुंबई प्रेस क्लब और साथ ही रामनाथ गोयनका अवार्ड इन 2018। हम बात कर रहे हैं अभिसार शर्मा की। आदाब, हेलो, हाउ आर यू? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाजिया। कतर के जो मेरे तमाम श्रोता हैं और आपके श्रोता हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार, आदाब, वेलकम। सो शुरुआत करेंगे इस बात से कि कहते हैं ना, बिगनिंग्स आर ऑलवेज टफ। पत्रकारिता की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, जर्नलिज्म की शुरुआत 1995 से हुई, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे 25 साल हो गए अब। और शुरुआत हुई थी न्यूज ट्रैक के साथ नाजिया। जैसा कि आप जानती हैं कि न्यूज ट्रैक इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन था और वहां पर मैं ट्रेनी रिपोर्टर था, फिर बाद में जी न्यूज, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में इन द ईयर 1999। तो लंदन में मैं 4 साल था नाजिया। और फिर उसके बाद जब मैं लौटा, तो मतलब लौटा दिल्ली ब्यूरो लौटा, तो मुझे राजदीप सरदेसाई ने ऑफर किया कि भाई हम हिंदी चैनल शुरू कर रहे हैं, तो क्यों आप हमें ज्वाइन करें। तो फिर मैं एनडीटीवी में था 4 साल, फिर आज तक में 5 साल, आज तक के बाद फिर एबीपी न्यूज में 5 साल, और फिर एबीपी न्यूज के बाद पिछले 2 सालों से मैं 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा हूं, जिसमें HW न्यूज, न्यूज क्लिक और टैलेंटेड इंडिया। और इनके लिए मैं शोज करता हूं जो कि यूट्यूब और फेसबुक और बाकी डिजिटली देखा जाता है। Oh, that's great, and we wish you all the luck. अच्छा, अभी सर, हम कहते हैं ना कि journalists are the backbone, or they believe in the power of visualizing something that nobody else look or read or think about. लेकिन अभी और बीच में भी एक ट्रेंड आ गया था जहाँ पे एक वर्ड यूज होता था, owners driven, and now we have like really have inclined it towards the vicarious sense of power and driven by that. What do you think the real meaning of journalism? Do you think it has vanished so far? India in journalism right now is in a deep crisis because before 2014, journalism meant that we questioned the people in power. But I don't know if you've been watching Indian news channels. What we've been saying is that post 2014, most of the anchors are seen arguing with the opposition as if the opposition has power in its hands. And they never question government with, the sense of conviction that they should, which was present before 2014. But things obviously have changed after 2014 because the government that we have is a kind of a control freak, which wants to exercise power, and it does in various ways. And as a result, what we have is a media that is discredited, that is scared, and to make matters worse, even propagates hate and lies, which we saw during the corona crisis in India, plus the Sushant Singh Rajput episode. आपने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया, रिया चक्रवर्ती को। आपने न जाने कहां से कहां उस मामले को आप ले गए। पहले आपने ये कहा कि भाई उसके पीछे दाऊद इब्राहिम है, और किसी संदीप सिंह का आपने नाम लिया कि वो दाऊद का गुरगा है। बाद में जब आपको पता चला कि संदीप सिंह ने हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनाई थी, तो फिर अचानक आपने संदीप सिंह का नाम लेना छोड़ दिया, और फिर रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से टारगेट किया गया, दैट वाज सो शेमफुल। और अब तो आप जानते हैं नाजिया कि एम्स की रिपोर्ट आ गई है, व्हिच हैज क्लियरली सेड दैट देयर वाज नो फाउल प्ले, एंड नॉट ओनली दैट, सीबीआई in its report has said that there was no foul play and there was no suspicious movement in the accounts audit of Sushant Singh Rajput. So clearly the propaganda failed. But the purpose of this propaganda was, of course, it was giving TRPs to these channels. And if you know, Nazia, even that was managed. Because Republic TV, according to Mumbai police, was actually paying money to inflate its TRPs. So it's a tragical scene in what's happening in the media right now. Right, this is really something really
डिस्गस्टिंग आई कैन से टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अभी मीडिया है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और इंडिया एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर बहुत ही बेसिक मुद्दे जो हैं, चाहे गरीबी रेखा के नीचे कितने सारे लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज हैं, क्राइम जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, इकोनॉमी जो है लगातार डाउन जा रही है, एजुकेशन के बहुत सारे सीरियस इशूज हैं, इन सबको बाईपास करते हुए ट्रेंड सेट हो गया है टू गो एंड टू क्रिएट दोज सीन्स एंड ऑल दोज इशूज विच आर नॉनसेंस एंड नियर बाय टू न्यूसेंस। तो अभी आपने सही बताया कि ये सब टीआरपी के लिए किया जाता है। डू यू थिंक कि अभी जहां बात हो गई है एक तरह के जर्नलिज्म की जिसमें एज ए फ्रीलांसर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या किसी मीडिया हाउस के साथ एसोसिएट करके काम करना जरूरी है? और डू यू थिंक कि जो वाकई जर्नलिस्ट हैं जो अपने एथिक्स पर, अपने प्रिंसिपल्स पर जो अभी भी एडहर करते हैं, उन्हें पैरेलली फ्रीलांसिंग ही कर लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त अगर आप देखें तो एकाध किसी चैनल को छोड़ के, एनडीटीवी को छोड़ के शायद अधिकतर चैनल्स जो हैं वो सरकारी चैनल्स हैं, यानी कि इन चैनल्स की होते हुए हमें दूरदर्शन की जरूरत नहीं है। तो अधिकतर चैनल्स गवर्नमेंट लाइन को टो करते हैं। कभी कभार उनमें वो एक ब्रिलियंस दिखाई देता है जहां वो सरकार से सवालात करते हैं, मसलन जो हाथरस का जो शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था, alleged गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ दैट गर्ल, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया टुडे ने बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग की थी उसमें। तो ऐसे कुछ स्पर्ट्स आते हैं, मगर बुनियादी तौर पर एकाध चैनल को छोड़ के मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है। वही हाल अखबारों का है। और रही बात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, तो जो थोड़ी बहुत अच्छी जर्नलिज्म हो रही है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है, चाहे वो HW न्यूज हो, चाहे वो न्यूज क्लिक हो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो वायर हो, क्विंट हो। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे नाज़िया, क्विंट पे आपको याद होगा इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, और यही नहीं, HW न्यूज जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां पर कुछ दिनों पहले, आज से सिर्फ 2 हफ्तों पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। और ये प्लेटफॉर्म्स देखिए छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उनको इस तरह से हैरेस करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म्स भी बंद हो जाएंगे। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या कहा था। अब आप सोचिए, जिस तरह का मीडिया इस वक्त इंडिया में है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमें न्यूज चैनल्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्यों? अब न्यूज चैनल तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही, क्योंकि तुम सरकारी एड्स को लेकर उन पर कंट्रोल में रखते हो, उन्हें डराते हो, धमकाते हो, और वो तुम्हारा काम भी कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये है जहां पर ट्रू मायनों में, सही मायनों में जर्नलिज्म हो रही है। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हो कि साहब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। और अगर आप एक और मिनट मुझे दें, अभी हाल में क्या हुआ था आपको याद होगा, जब चीफ जस्टिस बोबडे ने ये कहा था कि तबलीगी जमात के मामले में इंडियन मीडिया का किरदार बहुत शर्मनाक था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेजा इस्तेमाल किया गया था। तो उस मामले में जो गवर्नमेंट थी वो मीडिया के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, ये कहते हुए कि साहब मीडिया ने काम अच्छा किया, जबकि आप जानते हैं ढेरों ऐसी मिसाल है। मसलन मुझे याद है अमर उजाला और पत्रिका और एक न्यूज नेशन यहाँ चैनल है, और कई चैनल्स ने खबर चलाई थी कि भाई तबलीगी जमात के जो लोग थे वो उन्होंने धमकाया ऑर्गेनाइजर्स को कि हमें नॉनवेज चाहिए, और फिर उन्होंने खाना फेंक दिया, खुले में उन्होंने शौच कर दिया। और खुद सहारनपुर पुलिस ने जो है उस खबर का खंडन किया, कहा दिस इज ऑल रबिश। और उस दौरान अगर आपको याद होगा, इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ लॉकडाउन, देयर वर सो मेनी न्यूज, so much falsehood that was propagated, and literally the news channels were propagating the social boycott of Muslims, which was so shameful. And if you remember, Nazia, it had a blowback in the Middle East. A lot of countries in the Middle East and a lot of people, a lot of experts were speaking about it, were saying, and it had become so embarrassing for us that, at least in 2 countries, our ambassadors came out and they had to issue statements. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आप खुद बताइए ना, क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल। मतलब हमारी इन मीडिया की वजह से हमारे देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। इससे खराब चीज क्या होती है? तो ये तो देशद्रोही चैनल्स हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस वजह से इस प्रोफेशन की ट्रांसपेरेंसी की बात हो या क्रेडिबिलिटी, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग ही गया है। अगर आप डिजिटल जर्नलिज्म को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो वाकई अभी लोग जो हैं वो हार्डली दे प्रेफर एंड दे गो वॉचिंग दीज चैनल्स और वहां की न्यूज।
बिकॉज एज ए पर्सन मुझे भी ऐसा लगता है कि अब आप कैसे रिलाई करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे समझेंगे, और जो सोर्सेज हैं, यू वेरी वेल नो, दे ऑल बीन वेरी मच मैनिपुलेटिव, बहुत ज्यादा. अविशार, दिस इज हिशाम विद यू. मैं तो अभी सुन के आपसे काफी सीख रहा हूँ, एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग. एक मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इन दीज टाइम्स find the credibility या validity of a news, या कोई भी आपके पास कोई खबर आती है तो आप कैसे उसको उसकी स्ट्रेंथ या उसकी इंटेग्रिटी को कैसे आप जान सकते हैं कि दिस इज वैलिड, दिस इज ट्रू, और उसको फिर आगे लेके चलते हैं? देखिए, इसके लिए तो जो मेरी एक ट्रेनिंग हुई थी 4 साल की बीबीसी में, वो हर बार काम आती है. यू नो, व्हेन वी वर बीइंग ट्रेन्ड इन बीबीसी इन द ईयर 1999, द थिंग दैट वी वर टोल्ड वाज दैट ऑलवेज verify your news from 2 sources. Or that, you're infallible then. मगर आपको, मुझे याद है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे ये भी बताया गया था कि मिखाइल गॉर्बाचेव, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, उनकी डेथ को 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस ने एक बार कंफर्म किया था और उनकी मौत नहीं हुई थी. तो वो भी पलट जाता है. और जब भी मैं इस प्रिंसिपल की अनदेखी करता हूं तो मैं हमेशा मुश्किल में पड़ता हूं. और हो क्या रहा है कि हम इस दौर में हैं जहां प्रोपेगेंडा काउंटर प्रोपेगेंडा होता है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अपनी मिसाल देता हूं. आपको याद होगा जब इंडिया में मंगल ग्रह में पहुंचने के लिए जो सारी कवायद हुई थी, सारी जद्दोजहद हुई थी, सो वन ऑफ द न्यूज चैनल्स वाज रनिंग हॉरेंडस प्रोपेगेंडा कि भाई मोदी ने कर दिखाया, हम पहुंच गए मंगल. इट वाज सो शॉकिंग. तो हो क्या रहा था, सडनली एक स्क्रीनशॉट मेरे पास मेरे प्रोड्यूसर ने भेजा उसी चैनल के बारे में कि भाई इन्होंने ये चलाया है. तो सिंस दे हैड ऑलरेडी रन सो मेनी शोज व्हिच वर आउटरेजियस विच आउटरेजियस टाइटल्स. तो मैंने अपने प्रोड्यूसर पर एतबार करके वो स्क्रीनशॉट चला दिया कि देखो ये चैनल क्या चला रहा है. बाद में पता चला कि नहीं, वो गलत था. वो स्क्रीनशॉट किसी ने बनाया था. इट वाज नॉट ट्रू. वी हैड टू डिलीट इट. बट यू नो, द थिंग वाज, द लेसन टू बी लर्न्ड इज, नंबर 1, you have to always confirm it from the original source. At least you need to have 2 sources for every bit of news. But also, as I said, we are living in a kind of the time, the post-truth in India, where the media is running absolute trash at times. अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ हिशाम, मैं फिर आप सवाल कर लीजिएगा. जी प्लीज. आपको याद होगा दादा कोंड के एक हमारे यहाँ बहुत पहले फिल्म मेकर हुआ करते थे. वो डबल मीनिंग फिल्म्स बनाते थे. और उनकी एक फिल्म थी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में. अभी मैंने कल ही एक स्क्रीनशॉट देखा एक न्यूज चैनल का, जो कुछ इस तरह से, जो बहुत ही एक सीरियस न्यूज के बारे में था कि अंधेरी रात में सबूत गायब किया समथिंग रात में. मतलब आप बताइए कि डबल मीनिंग फिल्म्स को लेकर एक सीरियस क्राइम का टाइटल बनाया जा रहा है. सो दिस इज द काइंड ऑफ मेंटल बैंक्रप्सी इस वक्त मीडिया में है. जी, बहुत सही, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं. और अभी सर हमारे साथ जो हैं हमारे लिसनर्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और अर्जुन रॉय जी का एक क्वेश्चन है, वो जानना चाहते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट द रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन जर्नलिज्म? Yes, I do agree that social media needs to be regulated, but not in the way the government is suggesting. As I told you, there have been income tax raids on 2 digital platforms. When we say there has to be regulation, it doesn't mean that the government needs to use strong arm tactics against social media. That will be the worst thing. Right. But when I say social media needs to be regulated, what I mean is the kind of filthy, hate-filled WhatsApp, fueled rumors that are spread via social media. Right. Because, one political party has a very strong social media presence. And what they do is, they spread a news which is totally false. And I'll quote you a politician. मैं एक politician को quote करना चाहता हूँ. उन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के चुनावों में बताया गया था कि हमारे एक सोशल मीडिया वर्कर ने ये खबर फैला दी कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा. अब ये खबर झूठी है, फैलाई नहीं जानी चाहिए थी, मगर फैल गई. तो खबर झूठी थी, मगर ठीक है, हमें फायदा हो गया.
So imagine a politician advocating the spread of false news. So yes, the lies, the filth through WhatsApp needs to be regulated. There needs to be strict crackdown against people जो हिंदू मुस्लिम तनाव फैला रहे हैं या झूठ फैला रहे हैं. क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब दिल्ली में डिस्टर्बेंसेस हुए थे, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुए थे हाल ही में, उस दौरान जो दंगे हुए थे, जो दंगों की शुरुआत हुई थी, उसका क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से था कि एक आदमी है, एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम लेकर मैं आपके प्रोग्राम की गरिमा को कम नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं उसका मजाक उड़ाता हूं, बेहोश मिश्रा बुलाती उसको. तो वो आदमी जो था उसने पुलिस की प्रेजेंस में कहा था कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है इसलिए हम जा रहे हैं, मगर कल जब डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे. पुलिस वाले के प्रेजेंस में उसने ये कहा था. उसके तुरंत बाद क्या हुआ, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट हुए, जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में दोनों तरफ से, हिंदुओं की तरफ से भी मुसलमानों की तरफ से भी, और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में झूठी खबरें, झूठे वीडियोस चलाए गए और उसने बहुत बड़ा किरदार निभाया दिल्ली में दंगे भड़कने का. तो आप देख रहे हैं इससे कंट्रोल किए जाने की जरूरत है, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट controlling social media, I would request our government to control these elements. I would request them, do not control digital platforms. Digital platforms अपना काम कर रहे हैं जो कि करना चाहिए, which is questioning the people in power. तो ये मेरा बहुत जरूरी है. बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फिर एक चीज और पूछूंगी अभी सर मैं आपसे कि किस तरह के आपको लगता है कि प्री रिक्विजिट्स या फिर प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू डिलीवर द कंटेंट ओवर द सोशल मीडिया. देखिए मेरा तो ये तजुर्बा रहा है कि व्हाट्सएप पे जितना भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना, वो झूठा है. आपने पता नहीं प्राइम पर एक बहुत अच्छी सीरीज आ रही है पाताल लोक, उसमें वो प्रोटैगनिस्ट कहता है, वो एक कुछ कोट करते हैं हमारे ऋषि मुनियों के बारे में, कहता हमारे ग्रंथों में लिखा है मगर मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा था. तो व्हाट्सएप पर कुछ भी चलता है. तो देखिए मैं अपने श्रोता जो यहाँ बसे हैं कतर में, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि देखिए टेक इट ऑलवेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अब तो हो क्या रहा है, देखिए भूल जाइए व्हाट्सएप पर, हमारे न्यूज चैनल्स, आपने पूरा एक प्रोपेगेंडा चला दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, आपने पूरा प्रोपेगेंडा चला दिया कि रिया चक्रवर्ती ने उसका पैसा खा गई, और ये सब सरासर झूठ था. दिस वाज नॉट बीन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आवर न्यूज चैनल्स हैव बिकम वर्स देन व्हाट्सएप मशीनरी. दे हैव बिकम वर्स देन ट्रोल्स. So problem right now we're facing is in a totally different level, जहां आपके अपने न्यूज चैनल्स झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और मुझे बहुत चिंता है अपने देश की. क्योंकि हो क्या रहा है ना कि यही प्रोपेगेंडा, देखिए होता क्या है, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ. आप घर में बैठ के वो जहरीला प्रोपेगेंडा देख रहे हैं न्यूज चैनल्स पे, आपने प्राइम टाइम लगा दिया, ठीक है, आप तो बर्बाद हो ही रहे हैं, आपका मानसिक संतुलन तो बिगड़ रहा है, आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ रहा है, बट आपके साथ आपका 5 साल का बच्चा या बेटी या 10 साल का लड़का वो भी देख रहा है. यानी कि आप खुद को बर्बाद कर ही चुके हैं, आप आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं. और ये सब करके मैं नहीं जानता हूं आप किस तरह के भारत को या किस तरह की सोच को आप बढ़ावा दे रहे हैं. सो इट रियली वरीज मी एज एन इंडियन. और अगर आप वरी नहीं कर रहे हो तो सही मायने में देशद्रोही फिर आप हो. बहुत सही, बहुत अच्छी बात. मैं आपका झूठे प्रोपेगेंडा को फॉरवर्ड नहीं करूंगा, और अगर नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे टारगेट कर रहे हो, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रबिश. राइट. सो हाउ डू यू टैकल, क्योंकि जैसे व्हाट्सएप तो एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती कोई गवर्नमेंट. सो हाउ डू यू टैकल दैट कि वहां से कोई डू यू कंप्लीटली इग्नोर एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम व्हाट्सएप, या आपकी अपनी कुछ सोर्सेज होंगी कि आप बस इन्हीं पे ट्रस्ट करें? हाउ डू यू टैकल दैट कि वहां से जो प्रोपेगेंडा शुरू होते हैं मसलन? What we need to do is every time you get something on WhatsApp, right, all you need to do is go back on Google. You know, right now, there's so many platforms that are fact-checking sites, and I'll give you a few names. Please. One is Alt News, run by Pratik Sinha. One is Boom Live. So they are pretty credible fact-checking sites. So the best way to do is every time
a popular myth is being circulated. These websites are pretty fast. Right. And they immediately fact check it. So I would advise all your listeners is to actually go to Alt News. उसकी आप credibility को पढ़ें, सुने, जाने. एक तो तरीका ये हो सकता है. फिर देखिए हर खबर अगर आप जाएं, आप अगर जाने माने वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पढ़ें, तो आपको उस पे देखिए होता क्या है. मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ न्यूज चैनल्स की. न्यूज चैनल्स की डिबेट्स में आप अक्सर बहुत सा कचरा सुनते हैं जो आप उनके वेबसाइट्स पर नहीं देखेंगे. ठीक है, सही. मतलब उस पर वो खबरें नहीं बनाते हैं. मसलन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. वो लोग अपने प्राइम टाइम में ये नहीं दिखा रहे थे कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, मगर उन्हीं के जो रिपोर्टर्स थे वो उनके वेबसाइट में जरूर लिख रहे थे कि वो कहाँ तक अंदर आ गए हैं और अभी भी बने हुए हैं. वो अभी भी लिखते हैं, बट यही बात वो लोग प्राइम टाइम पे नहीं कहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले लोग कम है, देखने वाले ज्यादा है. देखने में आप कुछ भी बताइए, देखने में आप ये कह दीजिए कि साहब हमने घर में घुस के मार दिया था. तो फैक्ट इज कि मेरे 20 जवान शहीद हो गए थे और उसको लेकर कोई जवाबदेही नहीं है. आपको याद होगा अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे राहुल गांधी ने भी डाला था अपने ट्विटर हैंडल पे. मतलब कुछ हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एक बहुत ही टूटी फूटी बस में जा रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा गया है. हमारा क्या, हमारी फैमिलीज का क्या, और हमारा जो कमांडर है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहा है. तो जिस देश में पुलवामा जैसी घटना हुई हो, वो देश अब भी नहीं सुधरा 1 साल बाद. सो ये और फिर आप इन्हीं सैनिकों के नाम पे वोट मांगते हो, इन्हीं सैनिकों के नाम पर आप प्रोग्राम्स करते हो जिस पर आपको छप्पर फाड़ टीआरपी मिलती है. और जब मेरे जैसे लोग आपके इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल पूछते हैं तो आप मेरा नंबर जो है सर्कुलेट कर देते हो ये कहते हुए कि ये देशद्रोही है, इसको कॉल करके इसे गाली दो, इसकी फैमिली को गाली दो. और आपको याद होगा ये मैंने इस चीज को इसका सामना किया था. तो क्या बताऊं मैं आपसे. हाँ, इस तरह के बिल्कुल सही कहा. जर्नलिस्ट जो हैं उनके अक्सर जो मोबाइल्स हैं, जो कॉल्स हैं, वो सर्विलेंस पे रहते हैं. अच्छा अभी सर, जर्नलिज्म में हम जानते हैं कि रीडिंग और राइटिंग दोनों पैशन होने जरूरी हैं फॉर अ जर्नलिस्ट, लेकिन आपका राइटिंग का पैशन कब और कैसे डेवलप हुआ और आपके किस तरह के टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स रहते हैं व्हेन इट कम्स टू राइटिंग? Well, look, I've always been a storyteller from my childhood. From my childhood, I've always loved writing stories, but I kind of explored it much later. I think in the year 2008. Right. When I wrote a story, a thriller which was set in the AFPAC region, which is Afghanistan, because I used to cover foreign affairs, and I was a close kind of a. I did a lot of. I went to Pakistan 4 times. Then I was banned in Pakistan because I did a story which General Musharraf and his administration did not like. So उस वजह से मुझ पे बैन लगा दिया गया पाकिस्तान में, और अभी मैं नहीं जा पाता क्योंकि every time I go to get a visa वो लोग उस स्टोरी को मुझे दिखा देते हैं मेरे चेहरे पे. तो हुआ क्या था उस दौरान, यही सब जो चल रहा था पाकिस्तान में और पूरा, तो उस पर मैंने एक नॉवल लिख डाली, द आई ऑफ द प्रेडेटर. तो वो शुरुआत थी मेरे राइटिंग करियर की. फिर मैंने उसका सीक्वल लिखा, एज ऑफ द मशेटी, जिसमें अगेन एक इंडियन प्रेजेंस भी था. और फिर मैं आपको एक बहुत दिलचस्प स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं करीब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था जी, और एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन हुआ था, और मुझे याद है मैंने एक स्टोरी लिखी थी, द गर्ल इन द हार्ट. वो स्टोरी उस वक्त मेरे टीचर को इतना पसंद आई थी. दिस इज व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. ठीक है, मेरी उस टीचर को इतना प्रेजेंस पसंद आई थी कि उन्होंने कहा था कि भाई यू विल रिप्रेजेंट द स्कूल इन द स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन. मगर जो लड़की हर साल स्कूल को रिप्रेजेंट करती थी वो लास्ट मोमेंट पर आ गई और मुझे इन्होंने नहीं भेजा. ये कहानी थी जब मैं 7th स्टैंडर्ड का था, 7th स्टैंडर्ड में था. आप जानते, मैंने उसी कहानी को सालों बाद फिर शक्ल दी in my third novel, which was 100 Lives for You, which was set in the backdrop of the 1984 anti-Sikh riots. Achha. Or it was a novel that was very close to my heart because I won't say it's autobiographical because उसकी कहानी एक अलग है, but except for this small episode, बाकी सारी चीजें fictional थी. और फिर उसके बाद मैंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था द काफिर्स लव, विच इज अ स्टोरी अबाउट अ हिंदू बॉय
growing up in a Muslim-dominated area, falling in love with a Muslim girl, which is a very contemporary story जो आजकल हो रहा है हमारे इंडिया में. तो ये मैं 4 नॉवेल्स लिख चुका हूँ. इसके अलावा 2 स्क्रिप्ट्स पे भी मैं काम कर रहा हूँ. इंशाल्लाह उस पर कुछ होगा आने वाले दिनों में, तो आपको ये खुशखबरी जरूर दूंगा. इंटरेस्टिंग, जरूर लुक फॉरवर्ड फॉर दैट. अच्छा अभी सर, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन एक हमारे पास सवाल है अफरोज खान जी का. वो कहते हैं मीडिया जो जरूरी मुद्दे हैं वो क्यों नहीं उठाता? देखिए, जरूरी मुद्दे हैं क्यों नहीं उठाता, उसके 2 कारण हैं. जिस दिन आपने सरकार से अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने उनसे ये शुरू कर दिया पूछना कि क्यों चाइना अभी हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, तो सरकार को परफॉर्म करना पड़ेगा. द गवर्नमेंट हैज एन इजी वे आउट. एंड व्हाट इज दैट इजी वे आउट? द इजी वे आउट इज दैट न्यूज चैनल्स प्रोपगेट हेट. दे डू स्टोरीज ऑन हिंदू मुस्लिम फेक, और वो उसमें अधिकतर तबलीग की जमात पर जितनी कहानियां, जितनी डिबेट्स हुई थी, अधिकतर फर्जी थी. ठीक है, तो उसमें फायदा क्या होता है? नंबर 1, देखिए जनता भी ऐसी है कि वो यही चीजें देखना चाहती है. ठीक है, सही. मगर आप उन पर अगर डिबेट करें एम्प्लॉयमेंट पे, और दूसरी तरफ उसके पास ऑप्शन हो सुशांत सिंह राजपूत और तबलीगी जमात, तो वो सुशांत सिंह राजपूत या और इसी की तरफ जाएगा. सही. वो अनएम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमी पे चीजें नहीं देखना चाहता है. तो बिकॉज आई थिंक ब्रेन्स भी ट्रेंड हो गए हमारे. हाँ, नहीं वो तो इसी तरह की न्यूज देखते देखते. एग्जैक्टली. और दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ऐसे मुद्दों पर डिबेट्स हों, क्योंकि फिर उसकी जवाबदेही तय होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी. तो यही वजह है कि आप ऐसे मुद्दे नहीं देखते हैं. मगर मैं ये नहीं कहता हूं कि ये देखो, अभी देखिए पिछले 6 सालों में अगर मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा है तो उस पर एक प्रेशर है. ठीक है, मगर 2014 से पहले भी एक ऐसा वक्त था जब न्यूज चैनल्स सांप, बिच्छू, प्रेत आत्मा, गोस्ट हंटर्स, ये सब एक दौर आया था. वो उस तरह की खबरें दिखा रहे थे वो. राइट, बिल्कुल सही कहा. वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उससे टीआरपी मिल रही थी, आपको रेटिंग्स मिल रही थी. और वो वैसा भी दौर था जब पॉलिटिकली बहुत कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था देश में. तो वो भी दौर था. मतलब सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि गवर्नमेंट का प्रेशर था, वो लोग इसलिए इन मुद्दों पर है. बट आजकल उन मुद्दों को नहीं दिखाया जाता है. और क्या किया जाए? जैसे मैंने कहा ना, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप अभिषेक शर्मा को सुनिए, उन्हें देखिए. फैंटास्टिक, फॉर श्योर. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सुनिए, देखिए, यही मैं कह सकता हूँ. बहुत अच्छी बात की अभी सर, हमने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया भी है. जाते जाते मैं एक चीज आपसे चाहूंगी, 1 piece of advice from your side to be a good journalist. I'm sure बहुत सारे यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप जाते जाते क्या एडवाइस देंगे? If they wanted to pursue the career in the same. पहले तो एक थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग चीज, मैं तो अब आजकल किसी को मशवरा नहीं देता हूँ कि आप जर्नलिस्ट बने, क्योंकि मैं इतना मायूस हो चुका हूँ उस वक्त जो देश में चल रहा है, खासकर जर्नलिज्म में जो चल रहा है. तो मैं अमूमन लोगों को मशवरा ही नहीं देता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता, मैं आपके लिए कैसे चाह सकता हूँ? क्योंकि जर्नलिज्म की बहुत बुरे हाल है. बट नाउ दिस इज अ वेरी बिग बट. ओके. मगर ये दौर है जहां सही मायने में जर्नलिज्म भी हो सकती है, क्योंकि जब पीपल इन पावर वांट टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग द स्टोरी, दैट इज व्हेन द कैरेक्टर ऑफ अ मैन रियली इमर्जेस. वो तब मौका है जब सही मायने में पता चलता है कि वाकई आप में दम है या नहीं. तो अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो यही दौर भी है करने के लिए. पर एट द सेम टाइम जो हालत हो गई न्यूज चैनल्स की, मैं लोगों को डिसुएड भी करता हूँ. मगर अब आपकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सीधी सी बात है. देखिए, जो आप खबरें कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को परखिए, पढ़िए, बेतहाशा पढ़िए. बहुत अच्छा मटेरियल है इंटरनेट पर, पढ़ें, बेतहाशा पढ़ें. और जैसे मैंने कहा, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम को देखते रहें. ये तमाम चीजें हैं, आई थिंक उससे फॉलो करें तो आप अच्छा काम कर सकते हैं मेरे साथ. और अच्छा काम करना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अभी सर. थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. We really look forward to see you one more time here in Qatar. Sure, जरूर. Thank you.